नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है उस टॉपिक का नाम है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे दोस्तों अगर इन शब्दों पे हम जाएं हरित क्रांति पर, तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे फसलों से है। ठीक है, और क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि फसलों में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उसी को हम हरित क्रांति कह सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये था क्या। तो दोस्तों हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम आप याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और इन्होंने क्या किया, इन्हें उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया इन्होंने। ठीक है, और कब? 1970 में। तो इन्हें क्या मिला? इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। तो आप हमेशा याद रखना कि इन्हें जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, यानी किसने शुरू किया था, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी USAID के पूर्व निदेशक विलियम गॉड ने किया था। उन्होंने 8 मार्च 1968 को एक भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन हरित क्रांति शब्द जो पहली बार दिया था वो 8 मार्च 1968 को एस गॉड महोदय ने, यानी विलियम एस गॉड महोदय ने दिया था। ठीक है, ये तो विश्व की बात हो गई। अगर भारत में बात करें तो हरित क्रांति का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया, इसीलिए MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपको दोनों याद रखना है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक, लेकिन भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो हरित क्रांति का परिणाम क्या हुआ? हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज के प्रयोग के कारण हुई। यानी कि जो विकासशील देश थे उन्होंने क्या किया, उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन यानी विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। वर्ष 1967-68 तथा 1977-78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। यानी कि भारत पहले जो खाद्यान्न था उसे आयात करता था। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति आने से भारत अब निर्यातक देश बन चुका है। यानी कि जिन खाद्यान्नों का पहले हम आयात करते थे उनका हम निर्यात करने लगे। किस कारण? हरित क्रांति के कारण। और हरित क्रांति में इस्तेमाल किसका हुआ था? तो उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था।
ठीक है। हरित क्रांति के उद्देश्यों की अगर बात करें हम, तो लघु अवधि के लिए हरित क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दीर्घ अवधि के लिए बात करें तो दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। ठीक है, तो यानी हरित क्रांति के लघु उद्देश्य भी थे और दीर्घ उद्देश्य भी थे। रोजगार की बात करें तो कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना भी उद्देश्य था। वैज्ञानिक अध्ययन, स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल अथवा विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। कृषि का वैश्वीकरण करना, तो गैर औद्योगिक राष्ट्रों में, गैर औद्योगिक कहने का मतलब है कि जो कृषि प्रधान देश है, तो गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। हरित क्रांति के अगर मूल तत्वों की हम बात करें तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। यद्यपि वर्ष 1947 से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा था, परंतु ये खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। दोहरी फसल प्रणाली, दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसलें प्राप्त करने का निर्णय किया गया। प्रतिवर्ष एक फसल को प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित था कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक बार ही आता है। यानी कहने का मतलब है कि किसान सोचते थे कि बरसात का मौसम एक बार आता है तो एक ही फसल की जाए अपने खेतों में। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति ने क्या किया, दोहरी फसल, यानी कि एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाएं। हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऊपरी गंगा नहर परियोजना, निचला गंगा नहर परियोजना, ये सब शुरुआत की गई और अन्य सरल सिंचाई तकनीकों को भी अपनाया गया। उन्नत अनुवांशिकी बीजों का उपयोग, तो श्रेष्ठ अनुवांशिकी यानी सुपीरियर जेनेटिक्स बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। यानी ऐसे बीजों को लाया जाए जो अधिक उत्पादन देते हैं, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR द्वारा उच्च उपज देने वाले बीजों का विकसित किया गया। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ICAR की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन यानी CEO कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुख्य रूप से गेहूं यानी उच्च उपज देने वाले बीज, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया। क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण फसलें भी शामिल हैं। मुख्य रूप से तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का शामिल हैं। गैर खाद्यान्नों में फसलों की बात करें तो नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया था। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। भारत में हरित क्रांति की अगर बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। क्यों? क्योंकि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। कब पड़ा था? 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए। ठीक है, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है।
10 लाख होता है तो यहाँ पे 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग किससे मारे गए थे? भूख के कारण मारे गए थे। कब? 1943 में, जब बंगाल में अकाल हुआ। हालांकि वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, आपको दोस्तों याद होगा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक लाई गई थी। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका, या प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि को ही दी गई थी। ठीक है, ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और खाद्यान्न का उत्पादन हम उतना तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसकी परिणति यानी कि परिणाम हरित क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। यानी कहने का मतलब है कि हरित क्रांति का मतलब ही है दोस्तों कि फसलों का अधिक मात्रा में उत्पादन, या आप ऐसे से कह सकते हो कि जो परंपरागत कृषि होती थी वह अब किस में परिवर्तित हो गई? आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों अपनाने के कारण वह औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई। उसी को क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ये भी आपको याद रखना है, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यानी हरित क्रांति जो भारत में आई उसका जो वित्त पोषण यानी कि पैसे कहाँ से आए, तो वो भारत सरकार के द्वारा और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा आए थे। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 1967, 68 और 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुनी थी। ठीक है, यानी कि 1967-68 में अगर 1 क्विंटल गेहूं होता था तो अब कितना होने लगा? 3 गुना होने लगा, यानी कि 3 क्विंटल होने लगा। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन अत्यधिक हुआ, इसीलिए इसे गेहूं क्रांति भी कह देते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या थी हरित क्रांति की, वो भी देख लेते हैं। तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़। गेहूं और चावल की फसलों के लिए नई किस्में लाई गईं, जैसे गेहूं की कास्ट और सोनालिका। ठीक है, तो कास्ट और सोनालिका किसकी किस्में हैं? तो वो गेहूं की किस्में हैं। तो उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, तो जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया, जैसे नहरों और ट्यूबवेलों की स्थापना की गई। ठीक है, यंत्रीकरण, यानी कृषि में पहले परंपरागत खेती होती थी, यानी कि हल बैल इनसे कृषि होती थी, लेकिन अब क्या किया गया? ट्रैक्टर, थ्रेशर व अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाया गया। कृषि नीतियां और वित्तीय सहायता, तो सरकार ने किसानों को ऋण और सब्सिडी भी उपलब्ध कराई। ठीक है, और दोस्तों ये ऋण और सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि किसान अच्छे बीज का इस्तेमाल कर पाएँ, ट्रैक्टर का, थ्रेशर का व अन्य कृषि
यंत्रों का उपयोग कर पाएँ, तो इसकी व्यवस्था भी की गई। हरित क्रांति के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? अगर हम इसकी बात करें तो एशिया में बात करें अगर हम, तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस में गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों का उपयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि जो विश्व चावल अनुसंधान केंद्र है, विश्व में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पर इसका मुख्यालय है विश्व चावल अनुसंधान केंद्र का। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, ब्राज़ील जैसे देशों में मक्का और गेहूं उत्पादन बढ़ाया गया। अफ्रीका की बात करें तो हरित क्रांति का प्रभाव अफ्रीका में सीमित रहा, लेकिन बाद में प्रयास किए गए इसके लिए भी। हरित क्रांति के उद्भव और विकास के चरणों को अगर हम देखें तो प्रारंभिक चरण जो था आपका वो 1940 से 50 का दशक। मूलभूत शोध, हरित क्रांति का आरंभ मैक्सिको में हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो मैक्सिको में हुआ, जब अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की रोग प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाली किस्म विकसित की। ठीक है, मैक्सिको मॉडल 1943 में रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से मैक्सिको में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया। उपलब्धि क्या रही इसकी? तो 1950 के दशक तक मैक्सिको गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और इसे निर्यात भी करने लगा। वैश्विक विस्तार, ये मतलब दूसरा चरण था वैश्विक विस्तार, 1960-70 का दशक। एशिया की बात करें तो एशिया में हरित क्रांति की शुरुआत भारत और फिलीपींस में हुई थी। भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, सिंधु नदी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले गेहूं और चावल की किस्मों जैसे IR8, ये चावल की किस्म है दोस्तों, IR8 चावल की किस्म है। इसके अलावा हमने और बताया था कास्ट और सोनालिका, ये आपकी गेहूं की किस्में हैं, तो इनका इस्तेमाल किया गया। फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI ने उच्च उत्पादकता वाले चावल की किस्मों को विकसित किया। लैटिन अमेरिका, मक्का और गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्मों और तकनीकें पेश की गईं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अफ्रीका में हरित क्रांति का प्रभाव सीमित रहा। कमज़ोर बुनियादी ढांचे, जलवायु समस्याओं और सरकारी नीतियों की कमी के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। यानी अफ्रीका में हरित क्रांति का प्रभाव कम क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे जलवायु समस्याएं हैं, कमज़ोर बुनियादी ढांचा है और सरकारी नीतियों की भी कमी है। तीसरा चरण हरित क्रांति का क्या था? तो वो था आपका 70 से 90 का दशक। इसमें क्या हुआ? इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। मशीनरी और सिंचाई, तो कृषि यंत्रीकरण और सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, तो आधुनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जिससे पैदावार में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का परिपक्व चरण यानी कि हरित क्रांति का ये चौथा चरण था जो कि 1990 के बाद का था। इसमें क्या हुआ? इसमें वैश्विक उत्पादन में वृद्धि हुई, तो दुनिया के कई हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन में स्थायित्व आया यानी कि वृद्धि हुई। पारिस्थितिकी जागरूकता, हरित क्रांति के पर्यावरणीय प्रभावों जैसे जल संकट, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट के प्रति जागरूकता बढ़ी लोगों में। नई तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM
फसलों और जैविक कृषि का विकास किया गया। हरित क्रांति के मुख्य योगदानकर्ताओं की बात करें तो पहला नाम आता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को, जिन्हें गेहूं के उत्पादन में क्रांति का जनक माना जाता है। यानी हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। इन्हें 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगला था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI, और ये है कहाँ पे? ये आपका है फिलीपींस, मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस, मनीला। तो इसने क्या किया? इसने चावल की किस्मों का विकास किया। रॉकफेलर और फाउंडेशन तो कृषि अनुसंधान को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी। यानी रॉकफेलर फाउंडेशन वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हरित क्रांति के अगर प्रभावों की बात करें तो प्रभाव दो प्रकार के होते हैं हमेशा, एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव आपके। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसके सकारात्मक प्रभावों पर। तो पहला तो था कि फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 और 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न आयात में कमी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा। जबकि हमने आपको बताया था कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो कितने लोग मरे थे? 40 लाख लोग मरे थे। लेकिन अब क्या था? अब हम अपने देश की जनसंख्या का भरण पोषण तो कर ही रहे थे, प्लस हम निर्यात भी करने लगे। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। किसानों को लाभ। तो हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय, यानी अधिशेष मतलब जो बची हुई आय को पुनः निवेश किया गया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों, यानी आदान का मतलब आय, जैसे HYV उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने से लाभ प्राप्त हुआ। इसने पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ इसका सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि इसका औद्योगिक विकास भी हुआ। यानी हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन मशीन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, पंपिंग सेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हो गई। यानी जब अधिक उपयोग होने लगा तो जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ेगी। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि की मांग में भी वृद्धि तेजी से हुई। कृषि आधारित उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाने लगा। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि आपका चीनी उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग है, ये सब आपके कृषि आधारित उद्योग ही हैं। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। तो बहुफसली और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति से न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों और पनबिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार के विभिन्न अवसर भी निर्मित हुए। ये तो सकारात्मक प्रभाव थे। तो अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी कुछ पड़े होंगे, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं,
यानी खाद्यान्न फसलें जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इनका उत्पादन तो तेज़ी से बढ़ा, लेकिन गैर खाद्य फसलें जैसे, हालांकि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, यानी कि बहुत अधिक वृद्धि हुई, परंतु अन्य फसलों जैसे मोटे अनाज, दलहन, तिलहन का हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। जैसे कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं या बाहर रहीं, यानी इनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा हाई यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम, यानी अधिक उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम केवल 5 फसलों गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही सीमित रहा। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में कौन सी 5 प्रमुख फसलें शामिल थीं, तो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गैर खाद्य फसलों में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज बीज या तो तभी तक विकसित नहीं हुए थे या किसान उनके प्रयोग हेतु जोखिम उठाने हेतु तैयार नहीं थे। हरित क्रांति का क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ी। तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ा दिया, यानी कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्रों के 40% पर ही दिखा है। 60% क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है, यानी कि हम अगर कृषि को 100% मान लें तो 40% पर तो कृषि हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है, लेकिन 60% पर इसका प्रभाव नहीं दिखा। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हुआ है। इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्रों तथा पश्चिम एवं दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शायद ही हुआ है, यानी नहीं के बराबर हुआ है। हरित क्रांति ने न केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की समस्या और बढ़ गई। रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ इसमें। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। कीटनाशकों के गहन उपयोग से यानी अधिक उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी कि हम रासायनिकों का उपयोग अगर खेती में कर रहे हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी शिक्षा किसानों को नहीं दी गई। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतीहर मजदूरों द्वारा निर्देशों या सावधानियों का पालन किए बिना ही फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था। इससे फसलों को फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है और पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बनता है। यानी कि जब रासायनिकों का या उर्वरकों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को भी हानि होती है और मिट्टी भी प्रदूषित होती है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पानी की अत्यधिक खपत हुई। तो हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी, यानी उन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती थी। इन फसलों में से अधिकांश अनाज व खाद्यान्न थी जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग भी बढ़ा जिसने भूजल के स्तर को और अधिक नीचे ला दिया।
जैसे गन्ना और चावल जैसी अधिक जल आपूर्ति की आवश्यकता वाली फसलों में गहन सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई। यानी कि पहले जो जल स्तर 40 फीट के आसपास होता था, आज के समय वो 120 फीट के आसपास है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। पंजाब एक प्रमुख गेहूं और चावल की खेती करने वाला क्षेत्र है, इसलिए यह भारत में सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से भी एक है। इसके अलावा और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव। तो फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मृदा में पोषक तत्वों की भी कमी हो गई। नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। इन इन क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी के पीएच स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मृदा में जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोग जनकों नष्ट हो गए, जिससे उपज में और गिरावट आई। यानी कि मिट्टी में कुछ जीव होते हैं जो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब जहरीले रसायनों का उपयोग किया गया तो ये जीव क्या हुए? इनकी मृत्यु हो गई। बेरोजगारी। पंजाब को छोड़कर कुछ हद तक हरियाणा में भी हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया है। इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और भूमिहीन मजदूरों पर देखा गया। यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती थी उनको तो हरित क्रांति का लाभ हुआ, लेकिन जो गरीब थे और भूमिहीन थे उनको इससे नुकसान हुआ बहुत। स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फॉस्फामिडोन, मेथोमाइल, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफास के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणामस्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां भी उत्पन्न होने लगी। इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति में नवीन पहलें और भविष्य क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं। तो हरित क्रांति में नवीन पहलें और भविष्य। टिकाऊ कृषि, पर्यावरण संरक्षण और बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप या हरित क्रांति के पारंपरिक मॉडल में जहां खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, वहीं इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को संतुलित करने के लिए नवीन पहलों और नवीन तकनीक विकसित की जा रही है। तो कुछ नवीन पहलें कौन सी हैं? जैसे टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कृषि पद्धतियों में सुधार किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने और फसल विविधता को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। स्मार्ट कृषि। तो डिजिटल तकनीकें जैसे ड्रोन, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग फसल निगरानी और खेती के लिए किया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। तो कृषि उपकरणों को डेटा संचालित बनाने के लिए आईओटी आधारित संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों का विकास जो जलवायु परिवर्तन, कीटों और रोगों के प्रति अधिक सहनशील हों, विकसित की जा रही हैं। CRISPR तकनीक जीन एडिटिंग का उपयोग करके फसलों में गुणात्मक सुधार किया जा रहा है। जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का विकल्प प्रदान करने के लिए यानी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाए,
इसका विकल्प प्रदान करने के लिए जैविक खाद और प्राकृतिक पद्धतियों का उपयोग किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो सूखा प्रतिरोधी और बाढ़ प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा रहा है। जीरो टिलेज, मिट्टी के कटाव को रोकने और नमी को बनाए रखने वाली पद्धतियों को विकसित किया गया। सटीक कृषि यानी कि प्रेसाइसिंग फार्मिंग, तो डेटा और तकनीकी समाधानों का उपयोग करके जल, उर्वरक और अन्य संसाधनों का कुशल प्रबंधन। सटीक खेती में ड्रोन और जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन वाली कृषि, तो माइक्रो सिंचाई तकनीक यानी कि ऐसी सिंचाई जिसमें जल का उपयोग कम होता है, तो जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि का उपयोग किया जा रहा है। जल पुनर्भरण और जल स्तर बनाए रखने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। फसल विविधता और पोषण सुरक्षा, तो केवल गेहूं और चावल पर निर्भरता घटाकर दलहन, तिलहन और अन्य पौष्टिक फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो कुछ नवीन पहलें हैं जो हरित क्रांति को बढ़ावा दे रही हैं। अब भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? तो टिकाऊ खाद्य प्रणाली, उत्पादन के साथ साथ वितरण और खपत को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण तकनीकों का उपयोग किया जाए। वैश्विक जलवायु संकट का समाधान, तो खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाया जाए। किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो खेती के लिए पूर्व अनुमान मॉडल तैयार किए जाएं। कीटों और बीमारियों का समय पर पता लगाया जाए। किसानों को सशक्त बनाना, किसानों को नवीनतम तकनीकों और ज्ञान तक पहुंच देना होगा। छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए। कचरा रहित कृषि यानी जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर, तो जैविक अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जाए। ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट्स का उपयोग किया जाए। ये तो भविष्य की दिशा है। अब इसके बाद चुनौतियां और समाधान क्या है? तो चुनौतियां क्या हैं हरित क्रांति की? तो पर्यावरणीय क्षति यानी भूमि की उर्वरता में गिरावट और जल प्रदूषण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा भी इसकी एक समस्या है, चुनौती है। आर्थिक असमानता, छोटे किसानों को तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की कमी है। जैव विविधता को नुकसान, तो चुनिंदा फसलों पर निर्भर है। चुनिंदा फसलें कौन सी हैं? जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये चुनिंदा फसलों पर भी निर्भरता है, उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। ये चुनौतियाँ हैं। तो समाधान क्या हो सकते हैं? टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देना, जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाना, नवाचार और अनुसंधान पर अधिक निवेश करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की हरित क्रांति के बारे में। इसमें हमने देखा कि इसकी शुरुआत किसने की, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, और हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है, ये भी बताया आपको। इसके बाद हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे, ये बताया आपको। फिर इसके बाद हरित क्रांति के मूल तत्व कौन कौन से हैं, ये बताया आपको। हरित क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं, इस पर बात की। भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, इस पर बात की हमने। इसके बाद उसकी हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा की। हरित क्रांति के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, इस पर बात हुई। हरित क्रांति का उद्भव और विकास के चरण कौन से थे, 4 चरण आपको बताए। एक तो पहला प्रारंभिक चरण था 40 से 50, दूसरा वैश्विक विस्तार था 60 से 70, तीसरा तकनीकी विकास था 70 से 90, और चौथा चरण आपका था
1990 के बाद। इसके बाद हमने बात की हरित क्रांति के मुख्य योगदानकर्ता कौन है, इस पर चर्चा हुई। हरित क्रांति के प्रभाव में हमने सकारात्मक प्रभाव की बात की। इसके बाद हमने हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों पर भी बात की। ठीक है। इसके अलावा हमने हरित क्रांति में नवीन पहलें और भविष्य के बारे में चर्चा की, जिसमें हरित क्रांति में नवीन पहलें कौन कौन सी हुई उस पर चर्चा हुई, और भविष्य में क्या किया जाना चाहिए इस पर भी बताया आपको। इसके बाद चुनौतियां क्या क्या हरित क्रांति की इसको बताया, और इसके समाधान क्या हो सकते हैं इस पर भी हमने आपसे चर्चा की। ठीक है दोस्तों जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।